आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा हुआ। मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इस्तीफा वही एक तरीका है जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने। इदारे के पीछे कौन है? ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, हमें नहीं करने देगा। यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो हुकूमत जो इदारों की इस्लाहात के दावे करती थी, आज 3 साल में इदारों को आग लगाने की बात कर रही है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी है कि 3 दिन पहले सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई की। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए गए। हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का आला कार बन चुका है। वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात में धांधली करवाने और पैसे पकड़ने का इल्जाम लगा दिया। वजीर रेलवे ने इजलास में इलेक्शन कमीशन को यहां तक कह दिया कि ये जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब होकर कहा कि अगर उन्होंने सियासत ही करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़ें और इलेक्शन लड़कर खुद पार्लियामेंट में आकर अपना किरदार अदा करें। नाजरीन, हुकूमती वुज़रा के इन संगीन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का शदीद रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी करने और भरपूर एक्शन लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं, हुकूमत को इस वक्त मीडिया को काबू करने और जालिमाना कानून साजी के जरिए सहाफियों की जवाबंदी के इल्जामात का भी सामना है। तारीख में पहली बार पार्लियामान के दरवाजे सहाफियों के लिए बंद किए गए और मुश्तरका पार्लियामानी इजलास के दौरान प्रेस गैलरी खाली पड़ी रही। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि आज काबीना इजलास के बाद विफाकी वजीर फवाद चौधरी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख करना पड़ी और सहाफियों के सवालात से बचने के लिए ऑनलाइन ब्रीफिंग ही नशर की गई। दूसरी तरफ रुपए की बेकदरी ने मुआशी सूरत हाल का भांडा फोड़ कर रख दिया है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका है। डॉलर की गिरावट से आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है? गरीब किस हद तक गरीब तरीन होता जा रहा है? मुल्क पर कितने अरब कर्जे बढ़ जाते हैं और दौलत में किस हद तक इजाफा होता है? मेरे कप्तान माजी में क्या कहा करते थे, इसकी एक झलक मुलाहिजा कीजिएगा। मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। नाज़रीन, आज डॉलर ओपन मार्केट में 170 रुपए तक पहुंच चुका है। मेरे कप्तान की हुकूमत के 3 साल में रुपए की बेकदरी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। क्या डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि हुकूमत करप्शन कर रही है? क्या हुकूमत इदारों को कानून के बजाय अपनी मर्जी से चलाना चाहती है? क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर लगाए इल्जामात के सबूत सामने ला पाएगी? क्या यह हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ही धांधली में मुलव्वस है या हुकूमत के लिए शफाफ इलेक्शन कमीशन काबिल कबूल नहीं है? और वो फवाद चौधरी जो फेक न्यूज के खिलाफ कानून साजी करने का दावा करते हैं, क्या अब वो खुद भी फेक न्यूज फैला रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कई ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले गालबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज नोटिस भेजे जाने के हवाले से प्रेस रिलीज जारी की गई है और लगता है इस तरह है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ये जो दंगल है ये अब बिल्कुल सबके सामने नजर आना शुरू हो गया। इसी पे सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोकेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंदलीब साहिबा के पास सबसे पहले चलेंगे। अंदलीब साहब, लग इस तरह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आके हुकूमत खड़ी हो गई है और फवाद चौधरी साहब ने और आजम सवाती साहब ने ये जो पैसे लेने के हवाले से बात की थी, इल्ज़ाम लगाया था। पहले आप लोग कहते हैं कि जी हम फेक न्यूज़ ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन लग इस रहा है कि फवाद चौधरी साहब और आजम सवाती साहब ने खुद एक्चुअली ये फेक न्यूज़ फैलाई है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसके ऊपर एक डिबेट जारी है
और 37 इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात किए, जिसमें से 27 जो थे वो और चीज़ों के बारे में थे और 10 जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में थे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इज़ एन ऑप्शन, और हमने शुरू में ही ये कहा है कि अगर ये सारी जमातें मानती हैं, जो कि बारहा हुकूमत में आई हैं, कि 1970 के बाद हमेशा धांधली हुई है, और ये कन्फेशन है कि जी 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी धांधली से आई और 3 दफ़ा नून लीग धांधली से आई, और इन्होंने ये हुकूमतों में थे, इन्होंने जो भी रिफॉर्म्स किए वो नहीं चले। कन्फेशन है, जो कुछ किया वो कन्फेशन है। किसका कन्फेशन है? जी, अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 1970 के बाद आज तक कभी भी इंतखाबात जो हैं वो साफ नहीं हुए और हमेशा धांधली हुई है, अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा। कि वो कन्फेस कर रहे हैं कि 3 दफा वो धांधली से आए, 4 दफा पीपल्स पार्टी धांधली से आई। आपको याद होगा कि ये कितनी दफा कभी कहा गया जी आरओ इलेक्शन है, कभी क्या कहा गया कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए। तो ये सारे जो इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में जो भी रिफॉर्म्स किए वो नहीं काम आए, क्योंकि उनके अंदर जो एलिमेंट है ह्यूमन एलिमेंट, चाहे वो आरओज हैं, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे कुछ भी है, उसके अंदर धांधली होती रहती है। अच्छा जी, दुनिया के अंदर और क्या सिस्टम्स हैं जिसमें कि आप ह्यूमन एलिमेंट कम करें? उसमें एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब आप नहीं उसको मानना चाहते, आप आए, आप कहें जी नहीं ये इसको इस तरह हो सकता है, उस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। हमारा एतराज ये है कि बिल्कुल ये मैं सही कहते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है क्या है, क्योंकि वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुभेगी, और ये बात बिल्कुल मुस्तनद है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मसला क्या है। इसमें 9 मसले हैं। एक तो एक जाया नहीं कर सकते आप, दूसरा है कि इजाफी वोट नहीं डाल सकते, तीसरा है वोट गायब नहीं हो सकता, चौथा है वोट का अमल सुस्त नहीं हो सकता, पांचवा है कि एक वोट दोबारा नहीं डाला जा सकता, छठा है कि बाहर से वोट लाकर अंदर नहीं डाल सकते, सातवां है कि ठप्पे नहीं लग सकते, आठवां है कि फॉर्म 45 में आप हाथ से उसको चेंज नहीं कर सकते, और नौवां है कि नताइज में देरी नहीं हो सकती। जब ये पूरे 40 साल इन्हीं वजहों से, 9 वजहों की वजह से आते रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर इनको मसला तो होना ही है। साहबा, मेरा पॉइंट ये है कि आपका आर्ग्यूमेंट, आपके पॉइंट्स, आपके ये 8 पॉइंट्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं सब डिबेट और डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। मेरा तो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमीशन पे जो इल्जामात लगाए उसकी क्या बेसिस हैं। हम इसको डिबेट कर सकते हैं, मैं और आप डिबेट कर सकते हैं, मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं ये किस तरह कह सकता हूं जी अंदलीप अब्बास साहबा जो है वो एक्चुअली पैसे लेके बात कर रही हैं, मैं इस तरह का इल्जाम आपके ऊपर किस तरह लगा दूं? हम आपस में डिबेट कर सकते हैं, इख्तिलाफ तो कर सकते हैं फिर भी। देखिए, अभी तो एक उसका लीगल सिलसिला चल रहा है, मेरा ख्याल है उन्होंने नोटिस दिया है, तो जो अभी नोटिस नहीं दिया, वहां उसमें लीगल चल रही या उन्होंने देना है, मेरा ख्याल है सब सामने बाहर आ जाएगा। नहीं, बाहर किस, मैं अंदलीप साहब बाहर किस तरह आएगा? मेरा मतलब है इतनी बड़ी आप लोगों ने एक इल्जाम लगा दिया किसी के ऊपर, एंड दिस नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। 35 पंक्चर के इल्जाम हैं, इस तरह के कई इल्जाम हैं जो आपकी पार्टी लोगों पे लगाती रही है। तो मैं यही कह रही हूँ ना आपको, मैं ये कह रही हूँ कि अभी प्रोसेस शुरू हो गया है। जब मैं खत्म कर लूँ अपनी बात, जो मैंने कहा कि आज उन्होंने एक फैसला किया है, कल वो नोटिस देंगे, उस पे वो भी आर्ग्यू करेंगे, बाकी भी आर्ग्यू करेंगे, और साफ सामने आ जाएगा। अब मैं तो प्रिवी नहीं हूँ इस चीज से, मैं तो इस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं हूं, तो मैं उसका आपको क्या बता सकती हूँ? अंदलीप साहबा, आपकी पार्टी में डिस्कशन हुई होगी कि भाई फवाद चौधरी साहब, आजम सवाती साहब, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इतने बड़े इल्जामात किस तरह लगा दिए? हमने कल को टेलीविजन चैनल्स पे जाना है, टॉक शोज में बैठना है, हमें कुछ तो दिखाएं, कुछ सबूत तो दिखाएं। आपने क्या ऐसा देखा है कि आपको पता लग गया कि इन्होंने पैसे लिए में? लाइक आई सेड, मैं उस प्रोसेस के अंदर नहीं शामिल, मेरा नॉलेज लिमिटेड है उस चीज का, मैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं कह सकती। आप कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। ताहिर साहब, ये जस्टिफिकेशन जायज है, वो कह रही हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब ने कहा है और आजम सवाती साहब ने आग लगाने की बात की है, तो फिर कोई जस्टिफिकेशन तो होगी ना कुछ तो होगा उनके पास। देखिए, जस्टिफिकेशन क्या थी पीटीवी पे हमला करके शीशे तोड़ने की, जिसमें
मौजूदा वजीर आज़म मौजूदा सदर को मुबारक दे रहे थे और कह रहे थे जी बड़ा कमाल काम हो गया, हमने पीटीवी पे हमला कर दिया, टेक ओवर कर दिया है। उस वक्त इधर क्या जवाब था आग लगाने का। असल में अब आदत पड़ गई ना मंसूर साहब आग लगाने की, और 126 दिन आपने सुना हो कि इमरान खान के जलसे च मेरा नचने नू जी करता, तो फिर आपका नाच नाच के आग लगाने का किधर दिल कर पड़ता है। उसकी कोई जवाब नहीं होता, उसका ताल्लुक कोई मेरा ख्याल है इनके जज्बात से है। एक बात ऑन अ सीरियस नोट इनको समझना होगी, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मातहत इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबॉर्डिनेट नहीं है, आईनी इदारा है, उसका आईनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और वो अपॉइंट हुआ है आईनी तरीकेकार के मुताबिक। और मुझे ये बताएं ना कि ये किसके तजवीज़ करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। जो मुझे याद पड़ता है जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो तैनात करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो परवेज खटक साहब ने एक लिफाफे के अंदर से ये नाम निकाल के तो कमेटी के सामने पड़ा था। अब ऐसा क्या हो गया कि एक शख्स को आप अपॉइंट करते हैं और देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेप्यूटेशन इम्पेकेबल रही है, वो एक ऑनेस्ट अपराइट आदमी, और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। कश्मीर का इलेक्शन हुआ मंसूर साहब, आखिरी जो हुआ था इस इलेक्शन से पिछला, हमारी गवर्नमेंट थी फेडरल और ये राजा सुल्तान सिकंदर साहब उस वक्त चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर थे। इन्होंने कहा कि जी कोहाला के पुल से मैं कोई सरकारी गाड़ी फेडरल गवर्नमेंट की गुजरने नहीं दूंगा झंडे वाली। परवेज रशीद साहब, बरजीस ताहिर साहब और डॉक्टर आसिफ किरमानी, इन 3 लोगों की गाड़ियां रोकी और उन्होंने कहा मैं गिरफ्तार कर लूंगा, मैं बतौर चीफ सेक्रेटरी रूल्स की वायलेशन नहीं होने दूंगा कि काबीना के वफाकी काबीना के मेंबरान आजाद कश्मीर में सरकारी गाड़ियों पर आए। ठीक है, तो देखिए कहने को तो हम भी बड़े इतराज कर सकते थे, मगर आपको जब सूट करता है तब आप लोगों को सर पे बिठा लेते हैं। लेकिन तारिक साहब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, एंड दिस इज एक्चुअली द सेम प्रॉब्लम जो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फेस कर रही है, और वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हुकूमत इसको लाना चाहती है, आप नहीं लाना चाहते। तो आर्गुमेंट वहां पे यही आता है कि जब सारे प्लेयर्स इस पे राजी नहीं होंगे जिन्होंने जाके कल को इलेक्शन लड़ना है, तो फिर आखिर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर किस तरह कहलाया जाएगा जब सारे प्लेयर्स जिन्होंने ये कंटेस्ट करना है वो नहीं मानते। सेम इज द केस विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आप राजी हैं, पीपल्स पार्टी राजी है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनकी जात के ऊपर राजी नहीं होगी, तो कल को उनके अंडर जो भी इलेक्शंस करवाए जाएंगे उसको फ्री एंड फेयर का दर्जा किस तरह दिया जाएगा? एतराजात 100 हो सकते हैं, इख्तलाफात 100 हो सकते हैं, मगर किसी पे बगैर किसी एविडेंस के आप पैसे लेने का इल्जाम लगा दें, आप एक महाजा राय की तरफ उस इशू को ले जाएं और उसकी जात को हिट करें, तो मैं समझता हूं कि देखें ना, ये अपॉइंटमेंट आपने की है, ये एक तो ये जेब नहीं देता। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर आपको अगर इशू था तो आपने इसको पार्लियामेंट्री कमेटीज में जब इनिशियली ये मामला गया, आपने इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड क्यों ना लिया? और देखिए मसला कॉम्प्रिहेंशन का है कि ये हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का कोई मतहत इदारा समझती है, वो नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे कि वो आजाद हैसियत है उनकी। और हमें देखें हमारे खिलाफ 100 फैसले आए हैं, हमारे खिलाफ PP 38 का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया, हमने तस्लीम किया। अब इनको प्रॉब्लम यह है कि डस्का में इनको बहुत बड़ी हिट लगी, वो इनको नहीं भूलती। महंगाई है, कंटोनमेंट, ये हार गए, अब गुस्सा कहीं का है, निकल किसी और पे रहा है। एविडेंस के बगैर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके नेशनल टेलीविजन पे पैसे लेने का इल्जाम लगाए, एक और फेडरल मिनिस्टर आग लगाने का कह दे, इस माहौल में इनसे कौन बात करेगा? और इनको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, इनका ख्याल है कि हम मुंह से लफ्ज निकालेंगे वो हरफे आखिर होगा और वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा होने नहीं वाला। और आप एक ऑनेस्ट आदमी को इस तरह जलील करें, मेरा ख्याल है ये जेब नहीं देता सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। आज भी मेरा ख्याल है इन्होंने अपने लोगों की डांट डपट की है कंटोनमेंट के इलेक्शन के ऊपर। आप हार रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पे तो ना डालें। मैं भी उसके ऊपर आता हूं। कादर मंदुखेल साहब, ये वैसे थोड़ी देर पहले अंदलीब साहबा ने ये जो जितने इसके फवायद गिनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे रद्द कर दें कि नहीं जी ये जो कह रहे हैं इसके इस मशीन के जो फवायद हैं वो है ही कोई चक्कर नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, अमेरिका में भी इस्तेमाल होती है, भारत में भी इस्तेमाल होती है। देखिए, पहली बात तो पूरी दुनिया का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बरतानिया जैसे बड़ा मुल्क जो है ना वो उसको मुस्तरद कर चुका है। ठीक है। यूरोप के बहुत सारे मुल्क उसको मुस्तरद कर चुके हैं। और फिर उसके अलावा जो बात आप ये कर रहे हो कि मशीन पे इतना बजित क्यों है,
तारड़ साहब वकील है, कानून जानते हैं। आप मुझे बता दे, खुदा का वास्ता इनको भी कोई वकील ये समझा दे कि बाबा आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, आइंदा इलेक्शन जो 2023 में होना है, अगर खुशकिस्मती से आप वक्त तक पहुंच भी गए तो आपने 3 महीने पहले केयरटेकर गवर्नमेंट आना है और केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी मॉनिटर करना है। इलेक्शन जो कराना है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, आपका काम नहीं है। अब जब वो अपोजिशन, हमें तो एक तरफ छोड़िए, आप अपोजिशन को तो एक तरफ रख ले, जिस अदारे के जरिए आपने इलेक्शन कराना है वो अदारा उसको मुस्तरद कर चुका है, वो अदारा लिख चुका है पिछले दिनों में खत के भाई ये आइन के वायलेशन है, 37 एतराजात लगा दिए। अब आप कह रहे ये एतराजात यूं है तो वो है। मुझे तो हैरत हो रही थी जब ये आईटी मिनिस्टर जिस अजीम हस्ती के ये बेटे हैं, जिस तरह वो बातें कर रहा था, बहरहाल उस बेचारे की भी कमजोरी है, तो जो बातें कर रहा था 37, इस मशीन को 15 मिनट में जो ना वो हैक हो सकता है। इस मॉनिटर, इस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, इसको संभालेगा कौन, इसको रखेगा कौन, और फिर आपने उसके जरिए एक बटन के जरिए ख्वाब आपने किए। उसके अलावा दूर दराज इलाकों में जो खुद आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये पहली मरतबा मशीन दिखाया तो 5-6 आदमी उसको बता रहे थे ये बटन दबाओ, ये बताओ। अब आप मुझे बताओ, दूर दराज मेरे बल्दिया टाउन का, एहतियात टाउन का, जोब का, ग्वादर का, जनूबी पंजाब का, वजीरिस्तान में जो लोग नहीं समझते हैं, जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने नहीं जानते, वो इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमें छोड़िए, आप ये बता दें मुझे, आप बसित क्यों है? अगर आप इलेक्शन शफाफ चाहते हो तो आप अपोजिशन को साथ लेकिन मंदोखेल साहब, मेरा एक मिनट सर, मेरी जरा एक प्लीज सुनिएगा। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को एक मॉडर्न जमात समझती है जो मामलात को डिजिटलाइज भी करती है, एप्स बनाती है, हर चीज के अंदर जिद्दत लाना चाहती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसकी वजह से वो इस सिलेक्शन प्रोसेस को भी जो है वो एक मॉडर्न लाइंस के ऊपर लाना चाहती है। वो इसका एक आर्गुमेंट ये भी है कि आज पूरे पाकिस्तान में लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लेते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना आता है, फोन से तस्वीरें खींचना आता है, तो वोटिंग मशीन के ऊपर जाके एक बटन दबाना नहीं आएगा। हर आदमी नहीं इस्तेमाल करता है, ना हर आदमी वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, ना हर आदमी फेसबुक का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की आबादी आपकी गरीब और 70% देहात की है। और फिर दूसरी बात यह कि आरटीएस सिस्टम आपका 2018 में फेल हो चुका है। दुनिया ने देख ली, ये आपका डब्बा अगर खराब हो गया, कोई उठा के ले गया और अली गड्ढापुर की तरह, तो उसका क्या बनेगा? और फिर आप केस करते रहेंगे, जब तक आप केस करेंगे ये भी केस रिकाउंटिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, तब तक टेन्योर खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बरस रहे हैं, ये क्यों बरस रहे हैं? ये जो इनने जो आजम स्वाति साहब इससे पहले एक गरीब खानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया, चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन लिए, मैं उस केस में मौजूद था, वहां से जान छोड़ा दी। ये हर वक्त, क्योंकि ये और फवाद चौधरी बाकायदा इनको रखा गया इस बात के लिए कि आप इस तरह कर ले। इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं मानी, आपने उसको बुरा भला कहा, मीडिया आपकी बात, मीडिया आपकी करतूत हाईलाइट करे, आपने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, मीडिया अथॉरिटी कंट्रोल अथॉरिटी लाया। और कल पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन था, वहां जो वो प्रेस गैलरी में जो मीडिया बैठते हैं उनके ऊपर आपने पाबंदी लगा ली है। और सदर पाकिस्तान को पता नहीं थी, मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं, पता चला मीडिया है ही नहीं, सदर पाकिस्तान को नहीं पता, आपने मीडिया पर पाबंदी लगा ली। आप हर उस शख्स के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं जो आपके खिलाफ बात करे, जो आपको आईना दिखा दे, जो आपको बता दे महंगाई उरूज पे, जो आपको बताए कानून, आपको बता दे। मैं कादिर मंदोखेल से मैं आ रहा हूं, लेट मी टेक अ ब्रेक। लेकिन ये हकीकत है, लग इस तरह रहा है कि हुकूमत ने अपने लिए कई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक ही वक्त में कई महाज खोलनी है, और एक बहुत बड़ा महाज जो अवाम के सामने खुल गया है वो है एक यूएस डॉलर, जो अब तकरीबन 170 के आसपास पहुंच चुका है। इमरान खान साहब माजी के अंदर इस डॉलर की उड़ान के हवाले से क्या कहा करते थे। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि उस वक्त वो क्या कहते थे कि डॉलर जब 1 रुपया महंगा होता है तो क्या क्या कुछ होता है। आज वही डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस पर जरा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूएस डॉलर 170 रुपए पर पहुंच चुका है। आज ओपन मार्केट के अंदर 170 रुपए कोट किया गया। जब पहले डॉलर की कीमतें बढ़ती थी तो मेरे कप्तान उस वक्त क्या बयानात दिया करते थे, देखिएगा जरा। आपको पता है कि रुपया गिर गया, 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है,
जब डॉलर के सामने 1 रुपया गिरता है। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। 10 साल पहले डॉलर 60 रुपए का था, आज 125 रुपए का, मतलब कि 10 साल पहले अगर आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा था वो सिर्फ 50 रुपए रह गया। जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब रुपया गिरता है तो फिर सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, और जब महंगी होती हैं तो आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। रुपया गिरता है, आप सारे गरीब हो जाते हैं, आपकी दौलत कम हो जाती है। ये जो इम्पैक्ट पड़ा डिवैल्यूएशन का, रुपया गिरा है, तो आम आदमी के अगर उसका 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई आपकी नाहिली की वजह से। ये अंदलीप साहिबा, आपने ये सारा कुछ सुना। इमरान खान साहब क्या फरमाया करते थे? आज तारीख का महंगा तरीन डॉलर, आज तारीख की महंगी तरीन बिजली, आज तारीख की महंगी तरीन LNG, आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल। क्या कहेंगे इस पे आप? सर, चूंकि आपने मुझे इनको 2 टर्न्स दिए तो इनकी बहुत सी बातें पहले मैं जवाब दूंगी, फिर मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगी। इन्होंने कहा कि जी इदारों को बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए और इदारे जो होते हैं बहुत मोहतरम होते हैं। ये देखें कौन बात कर रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, जजों को मारा। मैं कोई जुबान की गलतियां नहीं कह रही, मैं कह रही हूं गुंडागर्दी करके मारा। नंबर 1। नंबर 2, दूर क्यों जाते हैं आप इलेक्शन कमीशन से? अभी जब अयाज सादिक साहब हारे थे और प्रूव हुआ था कि धांधली हुई है, जब वो ओवरटर्न हुआ इलेक्शन, तो नवाज शरीफ साहब ने और अयाज सादिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद करप्ट है। अच्छा। उसके बाद अभी रिसेंटली देख लिया आप मिफ्ता इस्माइल को कि कराची का जब हारे इलेक्शन तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन, यही इलेक्शन कमीशन, यही जबरदस्त किस्म का जिनकी अभी ये तारीफ कर रहे थे, मिफ्ता इस्माइल का जरा लगा दें शॉर्ट्स के, उन्होंने क्या कहा था कि किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है। तो ये मेमोरी जो होती है, सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना, वो शायद इनको तो 22 करोड़ अवाम को बिल्कुल नहीं भूलता। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने मीडिया की बात की, मीडिया पे कदगन, ये वो देखें बात कौन कर रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मीडिया पे कदगन, इन्होंने मीडिया का जो हाल किया था, आपको याद नहीं है कि नवाज शरीफ के जमाने में नजम सेठी को रात को 2:30 बजे जाके, क्योंकि उसने फ्राइडे टाइम्स में कहा कि मोटरवे पे इन्होंने कमीशन बनाया है, रात को जाके इन्होंने उसको मार के उनकी बीवी को लॉक करके जेलों में डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको रिलीज किया था। और आपको ये भी पता है, आप कितनी दफा दिखा चुके हैं अपने चैनल में, हामिद मीर ने कहा कि जब मैंने ऑफशोर कंपनियों के बारे में लिखना शुरू किया नवाज शरीफ का, तो मेरे एडिटर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा नवाज शरीफ वैसे अंदलीप साहिबा, बंद कर दूंगा। अंदलीप साहिबा, अभी आपने नजम सेठी और हामिद मीर का आपने नाम लिया। अगर मैं इस वक्त उनको फोन के ऊपर लूं, दोनों सहाफियों को, और मैं उनसे पूछूं कि आज सहाफत ज्यादा आजाद है या उन लोगों के दौर में ज्यादा आजाद थी, आपका क्या ख्याल है? ये दोनों क्या जवाब देंगे? मैं आपको उनके ख्यालात आप उनसे जरूर पूछे और फोन भी जरूर पूछे। अच्छा। मैं आपको बता रही हूं कि पकड़ के सोटियों से मारा, अंदर बंद किया। उसके अलावा आप देख लें कि फैक्ट्स की बात कर रही हूं ना मैं। इनके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में 39 जर्नलिस्ट पकड़े गए, डिसअपियर हुए और वो बरामद भी नहीं हुए। उसके बाद मतलब यह है कि उनको जब तक उनको बरामद किया गया कोई पता ही नहीं चला, केसेस ही नहीं हुए। PMLN के जमाने में 18, हमारे टर्म में 9 है, जिसमें से 8 जो उनको डिस्कवर भी किया गया और उनके ऊपर इंक्वायरीज भी चल रही हैं। तो मैं पहले तो 9 में से 8 को क्या हुआ? शायद मेमोरीज भी एक मिनट, क्योंकि मीडिया की आपने बात की, 9 में से 8 को क्या हुआ? 9 में से 8 पे पूरी इंक्वायरीज हो रही है और वो वापस भी आए, गायब नहीं हो गए। इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अब मैं आपको वो जो 39 थे उन पे तो आधों पे इंक्वायरीज भी नहीं हुई। अच्छा। अभी ये देखें जो अजीज मेमन का केस है, जो सिंध में है, जो मारा गया, जिसके ऊपर मुझे बताएं
ये सिंध में सबसे ज्यादा केसेस हुए हमारे बिल्कुल जमाने ठीक में है, भी। बिल्कुल ठीक। वो कहाँ गया अजीज मेमन का केस? अजीज मेमन का तो केस मैं भी, सबसे पहले अजीज आपको- मेमन का केस भी अंदलीब साहबा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना असद अली तूर का केस इंपॉर्टेंट है, जितना I अफसार wish- आलम का केस I इंपॉर्टेंट है, wish- जितना मतीउल्लाह जान का केस I इंपॉर्टेंट है। wish- ये सब सहाफियों और सबके केस I उसी तरह wish- बराबर हैं। एंड एब्सोल्युटली I wish- अब मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ, आपका हर सहाफी का केस नहीं, इंपॉर्टेंट देखें- है। देखें, आप- बड़ी गलत मैं बात है। वो बोली नहीं, दो दफा ये बोले, मैं नहीं बोली। कौन 2 दफा बोला है? मैं तो नहीं 2 दफा बोला। असद तूर ने तो खुद भी कराया था आपके मुताबिक, वो तो किसी लड़की के भाई ने किया था, और अफसार साहब ने अपने आप को गोली मारी थी। ये तो आपने कहा है ना। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या कहा दोनों पे, बजाय उनकी कि आप उनकी अशोई करते, आपने कहा जी वो लड़कियों के भाई ने मार दिया। दूसरे पे आपने अफसार साहब पे कहा उन्होंने अपने आप को गोली मरवाई है। आप उनके क्लिफ्स का मजाक उड़ाते रहे। कम से कम किसी के साथ कोई वाकया होता है मजम्मत तो करें, कंडेम इट ओपनली। नहीं, शी डज कंडेम इट, ऑब्वियसली शी डज, है ना अंदलीब साहबा, यू डू कंडेम इट, राइट? की जमात नहीं ना करती। मेरे ख्याल है इनको बोलने दे, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ डॉलर का सवाल किया था ना, उसका जवाब दे दें आप। मतलब चले आप आगे डॉलर से लेके आप अंदलीब उससे साहब लेके आ अपनी रही बात हैं। कंप्लीट कर लें जी। अंदलीब साहब आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं कोई बात नहीं, ही कैन टॉक। थैंक यू जी, अब वो मसला ये, आप दोनों में से स्टूडियो के नहीं, अंदर मुझे भी बारी बैठे देनी हैं। है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, वरना मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी अपनी बारी पे काइंडली बोल लीजिए। अंदलीब साहब आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, जहां तक डॉलर का ताल्लुक है, ये वही डॉलर है जिस पे आपने पहले भी देखा कि जी सबने कहा जी बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये 250 पे जाएगा। वो 150 पे भी आया था, क्योंकि ये वो डॉलर है जो मार्केट के ऊपर नीचे जाता है। ये वो डॉलर नहीं है जिस पे आप कर्जा लेके 24 बिलियन का धोसें और आप उसको मैनेज करें 4 साल, और आप बेड़ा गर्क कर दे एक्सपोर्ट्स का, आप बेड़ा गर्क कर दे इकोनॉमी का, आर्टिफिशियली उसको मैनेज करके। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, हमने डायरेक्शन चेंज की है। हमने कहा मेक इन पाकिस्तान होगा। मेक इन पाकिस्तान करने के लिए हमने जो जैसे स्मार्टफोन्स हैं, 19 कंपनियों को लाइसेंस दिए। 19 कंपनियां जब वहां से कंपोनेंट्स मंगवाएंगी तो थोड़ी देर के लिए डेफिनेटली इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। अब जाके एक्सपोर्ट शुरू हुई है। एक्सपोर्ट जो आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन 20-30 हजार सारी कंपनियां एक्सपोर्ट शुरू कर चुकी हैं स्मार्टफोन्स के जो इंपोर्ट होते थे, जिससे आपके 10,000 जॉब्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मार्केट में इंपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल डेफिनेटली, लेकिन ये एक्सपोर्टेबल होगा। ये कितनी देर के लिए देख लिया है। मैं बस आखिरी जवाब दे दें, फिर मैं आगे चलूं। ये कितनी देर के लिए डॉलर जो है आज 170 रुपए का होगा, ये भी बता दें। मैं अगर इसहाक डार होती ना तो मैं आपको बता देती, क्योंकि मुझे पता होता कि मैंने यहां से 3 गुना IMF का कर्जा लेके 24 बिलियन धोस देना, तो मैं आपको बता देती कि जी ये 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अच्छा। लेकिन मार्केट ड्रिवन है। जब तक के रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्टेबल होंगी, ये रहेगा, ये ऊपर जाएगा। नीचे भी आया, मैं सिर्फ इस अफसोस पे कहती हूं कि चले ठीक है ऊपर गया है, हम सारे भी कंसर्न्ड होते हैं। लेकिन जब 150 पे आया था तो चले 10 नहीं 5 ही प्रोग्राम कर लेते आप उस पे। हमने ना इसके डॉलर के ऊपर जाने पे भी 10 नहीं किए जी। हमने डॉलर के 170 पे आने पे भी 10 नहीं किए। आज 170 पे आया तो रोज देखती रही हूँ प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन हुई है। रोज प्रोग्राम जब पहले गया था 168 पे जब गया था तो 10 प्रोग्राम रोज होते थे। लेकिन जब वो 165 पे आया, 60 पे आया, 55 पे आया, अच्छा। मैंने तो कोई प्रोग्राम शादियाने नहीं देखे। उसमें शादियाने बजाने वाली बात है कि 155 के ऊपर भी आ गया, तो वो भी शादियाने बजाने वाली बात है आपके ख्याल में? नहीं, तो जब ऊपर जाके चीखने वाली बात आती है, तो जब वो नीचे आता है 15-20 रुपए, तो वो ऑब्वियसली उस पे आपको कहना तो चाहिए। आपकी जब हुकूमत आई थी आपको डॉलर कितने का मिला था, आपको याद है? 123 रुपए का मिला था आपको। तो मैं यही तो आपको कह रही हूं। आप हमें 124 बिलियन लोगों पे कर्जा डाल के मैं 120 पे भी ला सकती हूँ। अच्छा। मैं 24 बिलियन लेके कर्जा लेके सब पे और डाल के मैं 120 पे भी ले आऊंगी। लेकिन उसका फायदा क्या? आपकी इकोनॉमी जो है वो कर्जों से बलून होगी। अच्छा। एक्सपोर्ट्स नीचे आएंगी और फिर आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो जाएगी। जून 18 2018 को आपकी इकोनॉमी को कहा गया बैंकरप्ट। अच्छा। सिर्फ 2 महीने के रिजर्व्स थे। ठीक है। आपको नेगेटिव अनस्टेबल कहा गया, तो 1 साल बाद स्टेबल और पॉजिटिव हुई। ठीक है, मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन हवाले से अंदलीब साहबा ने फरमाया कि जब रेट इसका नीचे आता है आप लोग तारीफें क्यों नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, इनका शायद ये एतराज जायज है।
लेकिन पेट्रोल की कीमत के ऊपर भी अंदलीप साहबा ने बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए थे। मैं उस पर भी जरा बात करता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने हुकूमत के बारे में तो बड़ी तफसील से बात की, डॉलर के हवाले से भी कुछ बात की। अब जरा कुछ ऑपोजिशन के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के बारे में थोड़ी सी जरा बात हो जाए। मियां जावेद लतीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पार्टी के हवाले से कि पार्टी के अंदर कौन से लोग घुसे हुए हैं। सुनिएगा जरा। मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं, इस पे जरा तारड़ साहब का जरा इस पे मौकफ ले लें। तारड़ साहब, आपकी तो अपनी पार्टी में सर बड़े मसले पड़े हुए हैं। ये मियां जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं कि जनाब असाइनमेंट्स मिली हुई हैं लोगों को कि बयानिया जो है वो उसको खराब करना है। ये कौन से लोग हैं सर आपकी पार्टी में जो घुसे हुए हैं? मैं समझता हूं इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ये हर दूसरे दिन कुछ सनसनी फैलाई जाती है। ठीक है, उनकी जाती राय तो ये हो सकती है सर। एक जाती राय वाला फॉर्मूला है ना, बाजी भी है। जाती राय वाला काम जरा छाड़ दें मेहरबानी। हर बात के ऊपर आप बात बड़ी क्लियर है। पार्टी के बारे में कह दिया जाती राय, आपने इनको बारे में भी कह दिया जाती राय। नहीं, देखें, पार्टी के अंदर हर तरह की आरा मौजूद हैं। अब मेरी अगर पार्टी के अंदर किसी से मुखालफत है तो मैं उसको लेबल कर दूं कि जी ये फलां जगह से डिक्टेशन लेते हैं या ये फलां जगह से एफिलिएटेड हैं, तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ पार्टी के साथ ज्यादती है बल्कि ये अपने कॉज के साथ भी ज्यादती है और ये पार्टी के अंदर तफरका डालने की एक कोशिश है। अच्छा। और ये कोई मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं, अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, उनके साथ कोई खैर ख्वाही नहीं है कि उनके ही साथियों के बारे में आप इस तरह की आरा दें। मैं समझता हूं ये अनकॉल्ड फॉर है और इसकी किसी भी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनकी जाती राय करते रहे वैसे तो, मगर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है। और अभी जो हमें हालिया कंटोनमेंट इलेक्शन में एक अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान में हमें अच्छी एक कामयाबी दी है और स्पेशली अर्बन सेंटर्स के अंदर हम एक भारी अक्सरियत से जीते हैं, तो मैं समझता हूं हमारी पार्टी एट एन ऑल टाइम हाई है, एक पॉजिटिव मूड है। तो बाकी किसी को कोई स्टेटमेंट देने से रोका तो नहीं। तो मियां जावेद लतीफ साहब के खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए, ये अब जमात इसका फैसला करेगी। अच्छा। बिल्कुल करेगी। मैं अपनी राय पे दे चुका हूं। अगर मुझे इजाजत दे मैं डॉलर पे थोड़ी सी बात कर लूं क्योंकि इन्होंने तो बड़ी तफसील से बात की, तो मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करना सर। मैं उस पर जरा वो टॉपिक हमारा चला गया। मैं कादिर मंदोखेल साहब के पास इजाजत जरा मुझे दीजिएगा। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो कुछ अभी तारिर साहब ने फरमाया अपनी पार्टी के हवाले से कि जी लोगों की अपनी जाती राय होती है, मैं टाइम क्योंकि कम है, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी मीर जाफर और मीर सादिक ऐसे हैं जिनकी वजह से पीडीएम को भी नुकसान पहुंचा। सर, ये इस किस्म के लोग हर जगह घुसे हुए हैं, नून लीग के अंदर भी घुसे हुए हैं, वो कहते हैं पीडीएम के अंदर भी घुसे हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने सर इशारा किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसा कोई मीर सादिक मीर जाफर नहीं है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो शेख रशीद और फवाद चौधरी ने दंगे दी है कि अगले 2 साल में सजाएं होंगी, तो उस सजाई में मैं समझ रहा हूँ पंजाब में बहुत सारे लीडरान की सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी, जो नज़ीर चौहान का है या और भी बहुत सारे हैं। और ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं इस पर क्या बोलूँ। मरियम नवाज साहब का बयान भी आपके सामने, जो अपनी प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा कि जाती राय उसका। बहरहाल ये कि मौलाना फजल रहमान साहब की हम इज्जत करते हैं और मैं यकीन से कहूँगा, आप मेरी बात रिकॉर्ड पर रख ले कि मौलाना साहब को आखिर में हमारे पास ही आना पड़ेगा। अच्छा। वहां से कुछ नहीं मिलने वाला इनको। अच्छा, मतलब ये आप वो पीडीएम के अंदर लाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ एहतियात में आने के लिए ये आप रिकॉर्ड पे रख ले। अच्छा। आइंदा इलेक्शन में मौलाना साहब के साथ और एनपी के साथ पीपल्स पार्टी का और एक एहतियात के तौर पे वो पुख्तनख्वा में इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि यहाँ से मजीद उनको कुछ नहीं मिल रहा और ये 2-4 लोगों की सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी तो मौलाना साहब को भी समझ में आ जाएगा कि ये अंदलीप साहबा ये जो बात कह रहे हैं, ये मंदोखेल साहब जो बात कह रहे हैं केपी के अंदर, तो वो तो आप लोगों का सूबा है जी, स्ट्रेंथ तो आप लोगों की है। तो अगर एएनपी, पीपल्स पार्टी और जेयूएफए भी मिल गई तो मुश्किलात नहीं हो सकती हैं आप लोगों के लिए? देखिए, 11 मिले थे अभी, 11 और वो 11 के 11 31 दिसंबर को हुकूमत गिराने के बाद खुद गिर गिर के पाश होके उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा। मतलब अब ये हाल है कि आपस में पार्टी के अंदर भी अदम एतमाद है। हाँ। क्योंकि वो पार्टी है जागीर, तो वो चचा भतीजी और ताया और फुफी और ये सारे मिलके
जो इन्होंने एक खानदानी पार्टी बनाई हुई थी। यही होता है जब आपकी इस तरह की पार्टियां होती हैं जिसमें आप खानदानी कब्जा करके बैठे होते हैं, तो यही होता है कि वो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उसके बाद उनकी आपस में नहीं बनती, और पार्टी का भी बेड़ा गर्क होता है, वर्कर्स का भी बेड़ा गर्क होता है, सियासत का भी बेड़ा गर्क होता है। बहुत शुक्रिया अंजलि साहिबा, अताउल्लाह तारड़ साहब और कादिर खान मनुखेल साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।